जब तक इन घटनाओं की पीड़िताओं को इंसाफ ना मिल जाए तब तक आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भारत माता की जय के नारे लगाए, आप जय श्री राम के नारे लगाए, आप मंदिरों में जाकर कारगिल युद्ध में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए, बल्कि देश पर शहीद होने का, मर मिटने का उसने एक जज्बा दिखाया और कहीं ना कहीं उसने भारत को विजय भी दिलाई। तो साथियों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज वो व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है, फूट फूट कर कह रहा है कि मैंने अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए मैं दुश्मनों से लड़ा, लेकिन विडंबना है कि मैंने अपने देश के लोगों को तो दुश्मनों से लड़कर बचा लिया, लेकिन जब मेरी पत्नी की बारी आई तो उनको मैं अपने ही घर के लोगों से, अपने ही देश के लोगों से नहीं बचा पाया। तो साथियों, इन शब्दों में मैं विपक्ष पर भी सवाल खड़े करना चाहूंगी। क्या विपक्ष सिर्फ इसलिए बना है कि 2 दिन सड़कों पर उतरकर हल्ला गुल्ला कर लेता है, कैंडल मार्च कर लेता है, नारेबाजी कर लेता है, या सिर्फ मोमबत्ती जलाकर उन बेटियों के लिए संवेदनाएं प्रकट कर लेता है? क्या सिर्फ आप इसीलिए विपक्ष में? अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और जिस तरह से मणिपुर की घटना ने दिल दिमाग को झकझोर कर रख दिया है साथियों, कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है उस घटनाक्रम को सुनते हुए, देखते हुए। लेकिन विडंबना है कि भारत देश की सरकार, खासकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 3 महीने से चुप्पी साध कर इस घटनाक्रम पर बैठे हैं। लेकिन जब बात वो बड़ी बड़ी करते हैं, जब 10,000 का सूट पहनकर विदेशों में जाते, तो कहीं ना कहीं भारत के विकास की तारीफों के पुलिंदे बांधते नजर आते। लेकिन विडंबना है कि उन्हीं की नाक के नीचे मणिपुर में 3 बेटियों के साथ में जिस तरह से विभत्स घटना होती है, मन चले लोग जिस घटना को अंजाम देते हैं, और वो अंजाम देने वाले लोग साथियों कोई और नहीं बल्कि आपको आश्चर्य होगा, वो वही भगवाधारी, कच्छेधारी आरएसएस के लोग हैं जो कहीं ना कहीं सुबह उठकर इनकी शाखाओं में जाते हैं। पूछना चाहती हूँ इन नकली देशभक्तों से जो लगातार दूसरों को तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, लेकिन अपनी देशभक्ति को ये किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं होगा। साथियों, जिस तरह से आपने मणिपुर की जो जघन्य घटना देखी, वास्तव में दिल दहल गया इस घटना को देखकर। और जिस तरह से आपने देखा कि उन बेटियों को निवस्त्र करके उनकी ब्रेस्ट को छेड़ा जा रहा था, उनके पर्सनल पार्ट पे हाथ लगाया जाता, और किस तरह से उनको, जिस तरह से कुत्ता पागल कुत्ता भागता, उस तरह से उन बेटियों को भीड़ में दौड़ाया जा रहा था। लेकिन सवाल साथियों यहीं पर नहीं रुकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो बेटियां पुलिस कस्टडी में थी, तो पुलिस कस्टडी में ही खाकी वर्दी वाले लोगों ने उन कच्छेधारी लोगों को इन बेटियों को सौंपने का काम किया, और जिन्होंने भूखे गिद्ध की तरह इन बेटियों पर टूट पड़े, इनको नोच खाया। तो आप सोच सकते हैं कि आज शासन प्रशासन से बेटियां कहाँ उम्मीद लगा सकती है? आज बेटियां कहाँ सुरक्षित है? किस घर में सुरक्षित है? किस राज्य में सुरक्षित है? और भारत जैसे देश में जहां पर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूछना चाहती हूं मैं डबल इंजन की उस सरकार से जो मणिपुर में अपना डबल इंजन चला रही है, क्या इसी का नाम विकास है? क्या इसी तरह से बहन बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे जब आपके सामने ही बहन बेटियों को निवस्त्र करके रोडों पर घुमाया जाता है? तो शर्म आनी चाहिए आपको। और लगातार जिस तरह से 3 महीने इस घटनाक्रम को दबाकर रखा गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि साथियों, आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, विदेशों में कहीं ना कहीं अपने लिए जो पूंजीपति लोग हैं उनको तलाश करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में वो उनको भारी भरकम धन देंगे चुनाव लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं ईवीएम की तैयारियों में जुटे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर मैं विपक्ष पर भी सवाल खड़े करना चाहूंगी। क्या विपक्ष सिर्फ इसलिए बना है कि 2 दिन सड़कों पर उतरकर हल्ला गुल्ला कर लेता है, कैंडल मार्च कर लेता है, नारेबाजी कर लेता है, या सिर्फ मोमबत्ती जलाकर उन बेटियों के लिए संवेदनाएं प्रकट कर लेता है? क्या सिर्फ आप इसीलिए विपक्ष में? अरे विपक्ष का काम है लगातार सवाल खड़े करना, लगातार उन पर गिद्ध की तरह आप लोग टूट पड़ो, जो लोग आज बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे, जो आज भारत देश का विकास नहीं कर पा रहे। और सबसे मूर्ख तो मुझे इस भारत देश की जनता लगती है, जो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं है, और आज खामोश बैठे हैं वो लोग जो तमाम संगठन बनाकर बैठे हैं, लेकिन जिस समाज से वो बेटी आती है सिर्फ वही समाज रोडों पर है। जिस व्यक्ति की संवेदनाएं आज उस पर घटना को देखकर कहीं ना कहीं फूटी है, वो लोग सड़कों पर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने आप को देशभक्ति का एक राग लापने वाले लोग कहते हैं, अपने आप को महिला की सुरक्षा करने वाला लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बात करूँ अगर मैं आरएसएस या बीजेपी की, तो ये लोग कहाँ सो गए? कौन से बिल में घुसकर सो गए? क्या वो बेटियां देश की बेटियां नहीं थी? क्या सिर्फ आप उनको एक जाति के दायरे में या सिर्फ एक समुदाय के दायरे में बांध कर देखते हैं? हाथरस की घटना आप सभी भूले नहीं होंगे। वाल्मीकि समाज से आने वाली बेटी, सिर्फ उसको इसलिए दबाया गया कि वो पर्टिकुलर एक दलित
दलित समाज से आती थी। उसी तरह से उन्नाव की घटना हो, कठुआ की घटना हो, या अभी जिस तरह से दिल्ली में दो जघन्य अपराध घटे, एक मैं बात करूं इधर प्रहलादपुर की और दूसरी तरफ जिस तरह से कंझावला कांड हुआ, ये बेटियां सिर्फ दलितों की बेटियां थी, इसलिए आप रोडों पर नहीं उतरे, इसलिए आपकी संवेदनाएं नहीं फूटी, इसलिए आप लोगों ने कैंडल मार्च नहीं करे। तो शर्म आनी चाहिए। आप बेटियों को भी कहीं ना कहीं जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर आंकते हैं, और जब आप देखते हैं कि वो आपकी पार्टी की समर्थक है तभी आप उनके समर्थन में उतरते हैं, अन्यथा तो आप भी मुंह बांधकर घर के किसी न किसी कोने में बैठ जाते हैं। विडंबना है कि आप उनको भारत की बेटियां नहीं समझते हैं, मुझे दुख होता है। और साथियों, जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति, किस व्यक्ति की मैं बात करूं, क्योंकि मणिपुर में जो घटना घटी है उसमें से एक महिला, जिसका व्यक्ति कारगिल युद्ध में, जिसने अपनी जान पर खेलकर इस देश के लोगों को बचाने का काम किया, इस तरह से उसने कारगिल युद्ध में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए, बल्कि देश पर शहीद होने का, मर मिटने का उसने एक जज्बा दिखाया और कहीं ना कहीं उसने भारत को विजय भी दिलाई। तो साथियों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज वो व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है, फूट फूट कर कह रहा है कि मैंने अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए मैं दुश्मनों से लड़ा, लेकिन विडंबना है कि मैंने अपने देश के लोगों को तो दुश्मनों से लड़कर बचा लिया, लेकिन जब मेरी पत्नी की बारी आई तो उनको मैं अपने ही घर के लोगों से, अपने ही देश के लोगों से नहीं बचा पाया। तो साथियों, इन शब्दों में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, आप सुनकर ही समझ सकते हैं। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो महसूस करिए उस पति की पीड़ा को, उस दर्द को, जिसने अपनी जीवन संगनी को खोया है, और खाली उसकी जीवन संगनी नहीं बल्कि एक महिला जाति। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि महिला महिला होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, उसकी कोई भाषा नहीं होती। लेकिन विडंबना है क्या सत्ता पर बैठे हुए लोग सिर्फ एक धर्म का चश्मा लगाकर उनको देखते हैं, जाति का चश्मा लगाकर देखते हैं, और उनकी पीड़ा तब कम कर देते हैं जब वो ये देखते हैं कि ये बेटी आदिवासी समाज की है या दलित समाज की है। साथियों, क्यों आपकी आत्मा इतनी मर चुकी है, क्यों आपकी संवेदनाएं आज बिल्कुल मतलब खत्म हो चुकी है, क्यों आप लोगों ने बेटी को बेटी नहीं समझा। और खासकर मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप अपना जो झूठा विकास है, जो झूठा ढंढोरा है, उसको पीटना बंद कीजिए। क्योंकि लगातार हम 2014 से देख रहे हैं, 2014 से अगर जितने भी कुकर्म हुए हैं आपकी पार्टी में, लगातार उनका जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं आपकी पार्टी में उसका ग्राफ बढ़ रहा है। और आपके शासनकाल में जिस तरह से 3 बड़े आंदोलन प्रमुख रूप से हुए, कोई भूला नहीं होगा। अगर मैं 2019 की बात करूं तो आप सबको पता है CA NRC जिस तरह से चला, जिस तरह से आपने मुस्लिम समाज की बहन बेटियों के ऊपर लाठी दौड़ाने का काम किया, उनके टेंटों में आग लगाने का काम किया, और जो खाकीधारी गुंडे थे आपके, वो वहां पर जाकर किस तरह से तांडव मचा रहे थे, किसी से छुपा नहीं होगा। और उसके बाद में साथियों, आप सब ने देखा कि जिस तरह से 2 अप्रैल की घटना घटी SC ST एक्ट को लेकर, वो भी किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से बहुजन समाज के लोग रोडों पर उतरे और उन्होंने अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन किया, और अपनी जनशक्ति के प्रदर्शन के कारण ही वो सफल हो पाए। और उसके बाद में अगर मैं तीसरी कड़ी में बात करूं तो जिस तरह से लगातार 11 महीने तक आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, कड़कड़ाती धूप हो, मेरे देश के किसान जो खेतों में अन्न उगाकर, धरती का सीना चीरकर, तपती दोपहरी में वहां पर बीज उगाकर आपके पेट भरने का काम करते, आपने उन्हीं किसान भाइयों के पेट पर लात मारने का काम किया। और लगातार 11 महीने आप उनकी संवेदनाओं से खिलवाड़ करते रहे, और अंत में आपने आकर पल्ला झाड़ लिया। किस लिए? क्योंकि चुनाव थे। हम सभी जानते कि जब चुनाव आए तो आपने बहुत सारे जुमले लोगों के सामने किए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस देश की लोगों की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ किया वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से आपने पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे थे, और जैसे ही चुनाव आया आपने उनमें एकदम से कटौती मारकर 30-35 रुपए घटा दिया, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था। और आज अगर मैं आम आदमी की बात करूं, एक आम आदमी अपने जीवन को जीने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा है। आज आप इतनी महंगाई आपके शासनकाल में हो गई है कि टमाटर जैसी एक सब्जी के जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसके यहाँ पर मैं देश के लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी साथियों इतनी नोटंकीबाज है, उसको सही से नोटंकी भी करनी नहीं आती। जिस तरह से अभी आपने प्रकरण देखा पिछले दिनों, एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने खुले आम तौर पर उसके ऊपर पेशाब करने का दुस्साहस किया। कि आखिर ये मानसिकता दर्शाती क्या है? ये कौन सी संस्कृति है, कौन सा धर्म है, ये कौन सी संस्कृति है जो आपको इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए उत्साहित करती है? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए। और जिस तरह से राजस्थान में एक बच्चे को मात्र पानी पीने पर उसको मार दिया गया,
क्या खाइए, ये कौन सी संस्कृति है। और जिस तरह से मैंने बात करी नौटंकी की, अगर जिस तरह से हम लोगों ने शिवराज जी को देखा कि वो उस व्यक्ति को अपने घर पर बुलाते हैं, उसके पैर गंगा जल से धोते हैं, और इतना ही नहीं उस गंगा जल को अपने सर पर लगाकर फोटो सेशन कराने का बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और साथ ही जिस तरह से आपने इनके नौटंकी प्रकरण लगातार देखे होंगे, जिस तरह से शिवराज सिंह ने उस आदिवासी युवक को अपने घर पे बुलाया और उसके पैर धोने के काम किए गंगा जल से, और इतना ही नहीं गंगा जल को अपने माथे पर भी लगाने का काम किया। साथियों, मैं जानती हूँ कि नौटंकियां इस बार भी होगी, लेकिन नौटंकियां उस तरह से नहीं होंगी, नौटंकी का रूप अलग होगा, क्योंकि देश की जनता इनकी नौटंकियों को समझने का प्रयास कर रही है। तो साथियों, मैं यहाँ पर खासकर उन भक्तों से भी कहना चाहूंगी, अपनी भक्ति का चश्मा उतारकर कम से कम अपनी मानवीय संवेदना को एक बार लाकर सोचो कि अगर मणिपुर की घटना जिस तरह से उन आदिवासी बहन बेटियों के साथ में, अगर वही घटना आपके घर की बहन बेटियों के साथ में होती, क्या तब भी आप इस घटना पर चुप्पी साध कर बैठे होते? कुछ तो सोचिएगा, कुछ तो अपना इंसान होने का परिचय दीजिएगा, या सिर्फ खाली अंधभक्ति में ही डूबे रहना, या सिर्फ खाली जय श्री राम के नारे लगाने, या आपको जय भारत माता की बोले, या सिर्फ हर हर मोदी घर घर मोदी यही बोल रहा है। अरे भक्तों, कुछ तो सोचिए, कुछ तो समझिए। यहाँ पर मैं उन भक्तों से एक अपील और करना चाहूंगी, अगर सही मायने में आपके अंदर इंसानियत है, तो जब तक इन घटनाओं की पीड़िताओं को इंसाफ ना मिल जाए, तब तक आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भारत माता की जय के नारे लगाए, आप जय श्री राम के नारे लगाए, आप मंदिरों में जाकर घंटियां बजाएं, या सुबह शाम आप आराधना करें। आप ये आराधना बंद कर दीजिए, आप जय श्री राम के नारे लगाने बंद कीजिए। अगर सही मायने में आपके अंदर इंसानियत है, तो आप रोडों पर उतरिए, उन बहनों के लिए इंसाफ की गुहार लगाइए और इस सत्ता का खुलकर विरोध। वरना आज तो ये घटना उन बहनों के साथ में घटी है, ऐसा ना हो कि कल को ये घटना आपके परिवार की बहन बेटियों के साथ में घट जाए।